नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक़। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, हम आपको अच्छी तरह मालूम है कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ हदीस मुबारक से करते हैं और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि आज की जो हदीस मुबारक रोज़ाना सियासत में शाई हुई है, वैसे भी रोज़ाना सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ एक हदीस मुबारक शाई की जाती है। तो बहरहाल नाज़रीन, उसका मफ़हूम यही है कि अगर रोज़ेदार पूरी नीयत के साथ रोज़ा रहता है तो अल्लाह ताला उसे उसका अजर देते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग रोज़ेदार होते हैं जो रोज़ा तो रखते हैं लेकिन उनके जो काम होते हैं वो रोज़े के लिए मुनासिब नहीं होते। ऐसे में आपको बता दूं कि उनका रोज़ा रखना ऐसा है जैसे भूख जो रहना है, फाखा कशी है। और फिर रात में जो क़याम करते हैं वो उनका भी रात में क़याम करना ऐसा होता है जैसे कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मफ़हूम बता रहा हूँ मैं आपको। तो बहरहाल नाज़रीन, ख़बरों का आगाज़ करते हैं और बहुत ही ख़तरनाक खबर आ रही है, बहुत ही बुरी खबर आ रही है ईरान से। और आपको बता दूँ कि ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके सरबरा अली लारीजानी, अब उनके बारे में इसराइल के वज़ीर दिफ़ा इसराइल कैट्स जो है उसने दावा किया है कि वो शहीद कर दिए गए हैं। कल रात में हमला किया गया जिसमें वो शहीद हो गए। सिर्फ अली लारीजानी के बारे में ही नहीं कहा बल्कि बासीज यूनिट के जो तकरीबन 6 बरसों से सरबरा के हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं गुलाम रज़ा सलमानी, ये कमांडर हैं बासीज यूनिट के, वो भी शहीद कर दिए गए हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन दिलचस्पी की बात है या हैरत की बात यह है कि अब तक ईरानी मीडिया ने इस बात की तरदीद नहीं की है, ना तौसीक़ की है। ईरानी मीडिया ने खामोशी अख्तियार कर रखी है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ा यानी सानिया होगा ईरान के लिए। एक तो बड़ा सानिया रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को शहीद करना था, उनके अरकान ख़ानदान को शहीद करना था। उसके बाद ये दूसरा बड़ा हद सानिया है जिसमें एक अहम शख्सियत को इसराइल ने निशाना बनाया है। अल जज़ीरा हो या दो इंटरनेशनल मीडिया हो, उसमें तो ये खबरें आ रही हैं कि अली लारीजानी शहीद हो गए हैं। लेकिन ईरानी मीडिया हो या ईरानी हुकूमत है या सरकारी सतह पर जो ईरानी फ़ौज के तर्जुमान हैं, उन्होंने अब तक इस बात की कोई तौसीक़ नहीं की है, कोई कंफर्म नहीं किया है। ये एक बात है और हम यही दुआ कर सकते हैं कि इस तरह के जो हालात हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाएं। लेकिन एक बात ज़रूर है नाज़रीन कि अब ईरानी पूरी तरह पीछे पड़े हुए नेतन्याहू को हलाक करने, उसे वासिल जहन्नुम करने के लिए और जहन्नुम रसीद करने के लिए। और इस तरह की खबरें भी आई कि वो मर गया है, लेकिन अभी ये इत्तला आ रही है कि वो मरा नहीं, अभी ज़िंदा है और पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह करके मरेगा। ये भी एक सवाल पैदा किया जा रहा है। जी बहुत ज़रूरी है सब, इन्हें उसका ख़ात्मा ज़रूरी है। अगर ये जंग जल्दी ख़त्म हो तो उस शख्स का खात्मा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो वाहिद शख्स है जो सारे मिडल ईस्ट में जो है ना तबाही मचा के रखा हुआ है। और उसको भी हालांकि इंटरनली उसको भी मतलब मुखालिफत का सामना है, वहाँ की खुद पार्टी उसके अगेंस्ट है और हो सकता है वहीं के लोग उसको ख़त्म कर दें जो है ना, वहीं के लोग जो है ना। लेकिन ईरान की पूरी कोशिश ये है कि उसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जा सके, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट जो लीडरशिप है उसको जो है ना हलाक किया है ईरान के। तो ये लोगों का भी काम है कि उसको जो है ना जवाब दें, ताकि जल्द से जल्द जो है ना ये जल्द जंग ख़त्म हो सके और ट्रंप को भी मालूम हो सके कि भाई ये जंग जो की गई थी गलत थी, गलत मफरूज़ात पे ये जंग रची गई और इसको जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अब ये इनके काबू से बेकाबू हो चुकी है, इनके अब काबू में नहीं रही जंग ये। यानी वो कह रहे थे कि वो जो है ना मिडल ईस्ट को कुछ नहीं होगा, लेकिन वो अभी मान रहा है कि जो है ना नहीं ये मिडल ईस्ट को भी, हम सोचे नहीं थे कि मिडल ईस्ट को भी निशाना बनाएगा ईरान। इस किस्म की जो है ना बचकानी किस्म की बातें कर रहा है जो है ना। बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अली लारीजानी जो ईरानी पार्लियामेंट के साबिक़ स्पीकर भी रह चुके हैं और कई अहम ओहदों पर उन्होंने काम किया है और बहुत ही बाअसर सियासतदान भी समझे जाते हैं। और आपको बता दूं कि IAEA जो के साथ जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें उन्होंने अहम किरदार अदा किया था। अली लारीजानी मुज़ाकरात में उनका अहम किरदार रहा। तो बहरहाल काबिल तरीन शख्सियत रही है अली लारीजानी की, लेकिन अब तक ये ईरान ने कंफर्म नहीं किया है कि वो शहीद हुए हैं या नहीं हुए हैं। लेकिन जहाँ तक गुलाम रज़ा सलमानी है, कमांडर बसीज यूनिट के 6 बरसों से वो कमांडर के अहदे पर फायज़ है, तो बहरहाल वो भी शहीद हो गए हैं। इस तरह की इतलात इसराइली मीडिया के ज़रिए और इसराइली वज़ीर दिफ़ा जो हैं इसराइल कैट्स, उसके हवाले से ये खबरें आ रही है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि अली लारीजानी आखिरी मरतबा पिछले जुमे को यानी जुमे को देखे गए थे
और जुमे को वो भी अल-कुद्स यौम अल-कुद्स के मौके पर तेहरान में एक ज़बरदस्त रैली निकाली गई थी, जिसमें सदर मसूद पज़ेश्कियान भी शरीक हुए, अली लारीजानी भी शरीक थे और ख़ुद ये कहा जाता है कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची भी मौजूद थे। और एक ख़बर ये भी आ रही है कि अमेरिका ने कहा है कि हम किससे बात करेंगे, ईरान में तो क़यादत ख़त्म हो चुकी है, कोई अहम क़ायद बाकी नहीं रहा, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। और यहाँ तक ट्रंप ने कह दिया है कि मुज्तबा ख़ामेनेई को भी ये वो कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि मुज्तबा ख़ामेनेई भी दुनिया में नहीं रहे, इस तरह की बातें मंजरेआम पर आ रही हैं। जी बिल्कुल जो है ना, वो जब ये खुद सवाल कर रहा है कि भाई जब जो है ना लीडरशिप को ख़त्म कर देगा तो बातचीत किससे करेगा, इन्हें चुन चुन के तू मार रहा है जो है ना वहाँ के लीडर्स को, और कह रहा है कि जो है ना कि बातचीत किससे की जाएगी। तो मतलब एक अजीब गरीब मंतिक़ है उसकी, आप सोचेंगे लॉजिक उसकी देखिए कि जिससे बात करना है, जिससे असल जो थे अली ख़ामेनेई वो थे, उनसे बातचीत करके मसले को सॉल्व किया जा सकता था, अब तो उनको ही ख़त्म कर दिया, तो अब बात किससे करेगा। फिर एक एक लीडरशिप को जो है ना लाइन में निशाना बनाते जा रहा है और कह रहा है कि फिर अब किससे बात करूँगा। तो कैसी अजीब गरीब इसकी जो है ना अक़ल है, आप अंदाज़ा लगाइए जो है। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ हमारे शहर हैदराबाद से है, तेलंगाना से है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हैदराबाद के मज़ाफ़ात यानी मोइनाबाद में एक फार्म हाउस पर 2 दिन पहले धावा किया गया था, जिसमें आपको बता दूं कि 10 सियासतदान और रियल इस्टेट के जो ताजरीन हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, खातून भी उसमें मौजूद थी। और जो सियासतदान थे BRS के साबिक़ MLA पायलट रोहित रेड्डी, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और कहा यह गया कि वहाँ पर मंशियात का इस्तेमाल किया गया और इन 10 को गिरफ़्तार किया गया और इनके टेस्ट करवाए गए, जिसमें 5 के बारे में पता चला कि उनका टेस्ट पॉजिटिव निकला। तो यानी उन्होंने मंशियात का इस्तेमाल किया था। और आपको ये बता दूँ कि BRS के साबिक़ MLA है कैप्टन रोहित रेड्डी, मुतनाज़ा शख्सियत है और कांग्रेस हुकूमत भी उनकी दुश्मन बनी हुई है। ऐसे में BRS के बारे में ये कहा जा रहा है कि BRS के सरबराह KCR ने उन्हें शोकाज़ नोटिस जारी किए है, नोटिस वजह बताओ नोटिस जारी किए है, वजहनुमाई नोटिस जारी की है और कहा है कि अंदरूनी 7 यूम आप तहरीरी तौर पर वजाहत करेंगे, क्योंकि आपकी हरकतों से पार्टी का इमेज मुतासिर हुआ है। अगर आपने मंशियात इस्तेमाल किए हैं वो भी बाखबर ज़राए से हमें इत्तला मिली है और अखबारात के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए ये इत्तलात मिली है। ऐसे में आपको चाहिए कि पार्टी का इमेज जो ख़राब हुआ है उस बारे में और अपने सफाई के बारे में आप वजाहत कर सकते हैं अंदरूनी 7 यूम। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक DCP चेवड़ला योगेश गौतम का सवाल है, उनका कहना है कि एक फार्म हाउस में एक पार्टी मुनक़िद हुई जिसमें कम से कम 10 अफराद शरीक रहे, जिसमें पायलट रोहित रेड्डी भी शरीक थे। इसके अलावा एल्लूरू के जो MP आंध्रा के MP है तेलुगु देशम के P महेश, नमित शर्मा और एक एडवोकेट के साथ साथ 6 रियल इस्टेट बिजनेसमैन और एक खातून भी मौजूद थी। रियाज साहब, ये इनकी गठजोड़ होती है आमतौर पे जब ये जो रियल इस्टेट के ओनर होते हैं और जहाँ पे पैसा होता है तो हर किस्म की इनमें बुराई पैदा हो जाती है और इनके पास अय्याशी होती है और इनके पास इन्हें ड्रग्स वगैरह लेना, कोई मंशियात लेना करना कोई जो है ना बुरी बात नहीं है इनके पास जो है। क्यों? क्योंकि पैसे की ऐसी रेल पे ले, फिर पॉलिटिकल तौर पे बासुर होते हैं, बासुर करने वाले होते हैं, इन्फ्लुएंशियल होते हैं लोग, तो इनको मालूम होता है कुछ होता है तो पकड़े तो छोड़ देंगे फ़ोन करके जाना। तो ये जो है ना आम बात है इनमें। ऐसा जो एलिट तबका है, पैसे वालों का तबका है, ये लोगों में जो है ना ये कोई बुरी बात नहीं है। ये आमतौर पे पीना खाना इस किस्म की पार्टियाँ बहुत आम बात है। एक तो पैसा उसको छुपा देता है, दूसरे एक है जो सियासी वाबस्तगी इनकी उससे की जो है ना ये लोग आड़ लेने की कोशिश करते ताकि उसके जो है ना आड़ में सब कामा किए जा सकें। अब ये और बात है कि पॉलिटिकल वेंडेटा भी हो सकता है, वो अलग, लेकिन सियासी तौर पे हर वो हो सकता है, लेकिन आमतौर पे ये बात बहुत कॉमन है। कोई अखलाक वगैरह की कोई अकदार इनके पास होते नहीं है जो है ना, जब पैसा एथिक्स नहीं होते हैं, एथिक्स नो मॉरल्स नथिंग जो है ना, मोरल वैल्यूज़ भी गिरते जा रहे हैं, बिल्कुल जाना जी। और बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ हैदराबाद से है। आपको बता दूं कि हैदराबाद में चिकन जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ख़ुद दावतों में देखेंगे आप, चिकन के बगैर दावत नहीं होती। लेकिन हैदराबाद के पारसी गुट्टा के एक चिकन शॉप जिसका ये बताया जाता है कि लाइसेंस कैंसिल भी एक्सपायर्ड हो गया था, उसके बावजूद वो चिकन फ़रोख्त कर रहा था और GHMC और टास्क फोर्स की टीमों ने एक साथ धावा किया और उस धावे के दौरान तकरीबन 800 किलो चिकन, आपको बताता हूँ कि बासी चिकन वहाँ से बरामद किया गया, उसे जब्त कर लिया गया। अहदेदारों का कहना है कि ये जो चिकन था या मुर्ग का गोश्त था वो जो है इंसानों की सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक था, क्योंकि 8-10 दिन से रखा हुआ, 7 दिन से रखा हुआ ये गोश्त है, तो इसे बासी करार देकर जब्त कर लिया गया है। और इस सिलसिले में ये भी कहा जा रहा है कि दुकान मालिक के साथ साथ उसके एक और यानी साथी को गिरफ़्तार भी किया गया है, लेकिन उसकी तौसीक़ नहीं हो सकी। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि एक तो
तो एक्सपायर्ड आपका लाइसेंस है, और दूसरा आप ये कारोबार कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वाइन शॉप्स है, शराब की दुकानें हैं, बार्स वगैरह है, और रेस्टोरेंट को ये सप्लाई किया जाता है। ठीक है, शराब की दुकानें हैं, वाइन्स है, बार्स है, वहाँ अगर आप कुछ भी दे देंगे, अगर कुत्ता बिल्ली भी देते तो वो खा लेते हैं, क्योंकि शराबी जो होते हैं वो अपने होश में नहीं रहते। शराब को इसलिए कहा गया कि उमुल खबाइस है, इससे नुकसान ही नुकसान होता है। इंसान अपनी बीवी को पहचानता है ना माँ में फ़र्क महसूस करता है और ना दूसरों में फ़र्क महसूस करता है, ये शराब होती है। तो अगर शराबियों को ये फराम किया जाए तो मैं समझता हूँ कि वो खा भी लेते हैं, बखुशी खा लेते हैं। और बार्स में अगर देखें तो वो भी बखुशी खा लेते हैं। नशे की हालत में जो दे खाते हैं, वो कुत्ती बिल्ली का गोश्त दे खा लेंगे, वो जो दे खाते हैं, क्योंकि उनमें तमीज़ ख़त्म हो जाती है शराबियों में नशे की हालत में। लेकिन रेस्टोरेंट्स को अगर ये गोश्त सरबराह किया जा रहा है तो बहुत भयानक है। मैं समझता हूँ कि न सिर्फ इसके खिलाफ बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए जिन जिन रेस्टोरेंट्स को ये सप्लाई किया गया है। जी बिल्कुल रियाज साहब, आए दिन चंद दिन से जो है ना यहाँ पे हर किस्म की चीज़ों में मिलावटी और बिल्कुल जो एडल्टेड फूड जो है ना यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, मिक्सअप किया जा रहा है। तो वैसे इससे पहले भी आए चिकन में जो है ना सड़ा हुआ चिकन सप्लाई किया गया है। बताइए सेहत के लिए कितना मुज़ीर है, बंदा लगी है। जी जी, पहले तो चिकन जो आ रहा है वो खुद जो है ना सेहत के लिए मुज़ीर है, क्योंकि उसमें कई चाइनीज़ केमिकल्स वगैरह मिलाए जाते हैं ब्रॉयलर में जो है ना, तो ये खुद ऑलरेडी है। फिर आप देख रहे हैं कि आमतौर पर जो इन्हें मटन महंगा होने से और हलीम जो है ना चिकन की तैयार हो रही है शहर में तकरीबन, तो ऐसी जगह वहाँ पर यूज़ होता है, तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात हो सकती है। जहर यानी जहर है, ये बिल्कुल कुछ नहीं है, जहर की तरह है ये। सेहत का अंदा लगाइए कि क्या होता है अगर ये खा लेता है यहाँ का शहरी जो है ना इसके ऊपर। अरे आप देखिए कि कई ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जहाँ पर लोगों की सेहत ख़राब हो गई है, तबीयत ख़राब हुई है, उन लोगों को आप देखेंगे लूज़ मोशंस, वॉमिट्स वगैरह, वॉमिटिंग वगैरह शुरू हो चुकी थी। तो ये बहुत ही एहतियात करना चाहिए। लेकिन मैं सिद्दीक़ साहब, जहाँ तक शराब खानों का सवाल है, बार्स का सवाल है, वाइन शॉप्स का सवाल है, वहाँ कचरा भी अगर देंगे तो खा लेते हैं, क्योंकि शराबी है। और हालत नशा में शराबी ये नहीं देखता क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसलिए उसको जो आया खिला देते हैं। जी हाँ, आप ये यकीन नहीं करेंगे रियाज साहब, मैं बावसूख जो है ना मेरे जान पहचान के थे, उनका बयान था कि ये बार के अंदर आप जैसे मुर्गी की जो टांग होती है फेंक दी जाती है, तो उनका बयान है कि बार में उसको जो है ना मिर्ची मसाले लगा के जो है ना बार में बाज़ाब्ता सप्लाई किया जाता है। बड़े शौक से जो है ना शराबी लोग खाते हैं, टांगों का बंदा लगाइए। तो शराबी जो होते हैं क्या उनका होता है पेट का अंदरूनी हिस्सा कितना ख़राब हो जाता है, अंदा लगाइए। ऐसी चीज़ें लोग खा लेते हैं, बासानी बखुशी खा लेते हैं जो है ना। तो ये बहुत ही भयानक बात है, फ़ौरन से जो है ना एक्शन में आना चाहिए। और फूड सिक्योरिटी फूड सप्लाई वाले हैं ना, उनका काम है ये फूड जो है ना जहाँ मिलावट हो रही है फ़ौरन से पकड़ के जो है ना उनको कैफर किरदार तक पहुँचाएँ, और किसी किस्म का कोई वहाँ पे करप्शन नहीं होना चाहिए, ताकि आवाम की सेहत यहाँ पे प्रायोरिटी, यहाँ पे मेन जो है ना आवाम की सेहत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें जो है ना बिजनेस है, चलते रहता है, उनके लिए कॉमन बात है। सचिन साहब, कोकटपल्ली से भी ये खबर आ रही है, कल रात एक वाक़या पेश आया है कोकटपल्ली में, और वो वाक़या ये है कि दो लोग जो बहादुरपुर के रहने वाले थे, एक का नाम खुसरो, दूसरे का नाम अजीमुद्दीन बताया गया है। वो कोकटपल्ली जा रहे थे कि वहाँ अचानक 4 नामालूम अफराद पहुँचे और उनके आँखों में मिर्च पाउडर डाल दिया और 1 करोड़ रुपये लेकर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि ये जो 1 करोड़ रुपये हो सकता है कि हवाला से जुड़ी हुई रकम है, ये हो सकता है, वो लोगों ने हो सकता है कहा है, वसूख से नहीं कहा है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि पुलिस CCTV जो कैमरेज होते हैं, फुटेजेस होते हैं, उसका जायज़ा ले रही है, तहक़ीक़ात का आगाज़ कर चुकी है। ऐसे में देखना यह है कि क्या पुलिस उनको गिरफ़्तार कर पाती है, क्योंकि हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि कोठी के पास भी एक इसी तरह का वाक़या पेश आया था। ATM बैंक में कि 6 लाख रुपये लेकर एक साहब गए थे, वो 6 लाख रुपये उनसे छीन लिए गए। तो ये बहुत ही संगीन हालात है। जैसा कि आपने कहा कि मिलावट शुदा अशिया भी फ़रोख्त की जा रही हैं बड़े पैमाने पर, लोगों की सेहत को, उनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं शहर में। पहले चाकूज़नी के वाक़यात हुआ करते थे, अब तो रिवॉल्वर्स का इस्तेमाल हो रहा है, देसी तफंचों का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप नहीं समझते कि शहर की तहज़ीब बदल गई है, और ये सब के लिए ज़िम्मेदार है जो बैरूनी रियासत के अफराद यहाँ आते हैं, वही इस तरह के लिए ज़िम्मेदार है। बिल्कुल जो है ना इतने क्राइम बढ़ चुके हैं और इनकी नौयत भी बढ़ चुकी है, आप अंदाज़ लगा रहे हैं अब इसका जो है ना। और शुक्र है वो चोरां जो है ना शरीफ नजर आ रहे हैं, वरना अदरवाइज फायर कर देते 1 करोड़ के लिए, तो फायर करके मार देंगे वो जान से जो है ना। जी जी, तो खाली उन्होंने मिर्च पाउडर डाला है आंखों में इनके, अदरवाइज वो जो है ना जान भी जा सकती थी उनकी। तो इस किस्म के जराइम जो है ना बहुत बढ़ गए हैं शहर में, ख़ासतौर पर जो अदर स्टेट्स के जो लोग आ चुके हैं, तो वहाँ उसके बाद जो है ना ये जराइम बहुत बढ़ चुके हैं। और पुलिस को जो है ना फ़ौरन हरकत में आना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए इनके ऊपर, क्योंकि अगर ये बढ़ते जाएंगे तो शहर की बहुत बदनामी होगी और कोई सेफ़ यहाँ पे नहीं रहेगा। यहाँ पे आपकी इत्तला के लिए कोई महफूज नहीं रह सकेगा कोई शहरी, अगर ये वाक़यात अगर बढ़ते जाएंगे ऐसे क्राइम से यहाँ पे।
बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के दौलतमंदों या अरबपतियों से है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हर साल फोर्ब्स जो है वो अपनी रिचेस्ट पर्सनालिटीज़ जो होते हैं उनकी एक फहरिस्त जारी करती है। और आपको बताना ज़रूरी है कि इस फहरिस्त में यानी 2026 की रिचेस्ट जो लिस्ट है इंडियंस हो या फिर अराउंड द वर्ल्ड हो, तो उसमें बताया जा रहा है कि 989 जो है अरबपति अमेरिका में है सबसे ज़्यादा, जबकि दूसरे नंबर पर चीन है जहां के अरबपतियों की तादाद 539 है यानी 539 है। और इंडिया थर्ड पोजीशन पर है, 229 अरबपति यहाँ पर पाए जाते हैं। और चौथे नंबर पर जर्मनी है 212 अरबपतियों के साथ। लेकिन जहाँ तक आपको बता दूं सिद्दीक साहब, इनकी जो दौलतें थी मुकेश अंबानी की और गौतम अडानी की, आप देखेंगे कि यानी 125, 150, 175 अरब डॉलर्स या बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई थी। लेकिन फोर्ब्स रिचेस्ट इंडियन जो लिस्ट जारी की है उसमें मुकेश अंबानी का पोजीशन यानी नंबर 1 पोजीशन पर बताया गया है। और उनकी दौलत जो 2025 में 92.5 बिलियन डॉलर्स यानी अरब डॉलर थी, वो बढ़कर 2026 में 99.7 बिलियन डॉलर्स हो गई है। तो यानी अभी 100 अरब डॉलर्स वो पार नहीं कर सके, हालांकि इससे पहले वो पार कर चुके हैं। ताहम हालिया अरसों के दौरान जो वाक़यात पेश आए हैं उसके नतीजे में इन दोनों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। सेकंड पोजीशन पर गौतम अडानी है, जिनकी दौलत के बारे में कहा गया है कि 63.8 बिलियन डॉलर्स इनकी दौलत है। दौलत में बहुत कमी आ गई है। सावित्री जिंदल फैमिली है, ये फैमिली थर्ड पोजीशन पर है और 39.1 अरब डॉलर्स यानी बिलियन डॉलर्स इसकी दौलत है। और लक्ष्मी मित्तल फोर्थ पोजीशन पर है, जिनकी दौलत के बारे में कहा जा रहा है कि 31 बिलियन डॉलर्स वो दौलत के मालिक हैं। शिव नदार 30.9 बिलियन डॉलर्स उनकी दौलत है। साइरस पूनावाला 27 अरब डॉलर्स के ये मालिक हैं। और दिलीप सांघवी 25.6 अरब डॉलर्स के मालिक हैं। और इसके अलावा आपको बता दूं कि 7वें नंबर पर हैं और कुमार बिरला 8वें नंबर पर हैं, जिनकी दौलत 21.1 अरब डॉलर बताई जाती है। इसी तरह राधा किशन धमानी ये 15.7 अरब डॉलर के मालिक हैं और 90वें पोजीशन पर है। उदय कोटक 14.4 अरब डॉलर के साथ यानी 10वें नंबर पर हैं। यानी अजीम प्रेमजी इसमें नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। और शुक्र है गौतम अडानी सेकंड नंबर पर आ गए हैं। हमारी सियासतदानों की बदौलत जो है ना, हमारे ख़ास तौर पे बीजेपी के जो सियासतदान हैं जो उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, लिहाजा वो सेकंड नंबर पे आ गए, वरना एक टाइम पे वो पहले नंबर पे भी आ जाते। जी हाँ, जी हाँ। तो अब इसका मतलब ये है रियाज साहब, ये जो लिस्ट है ख़ास तौर पर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कि अमीरी गरीबी के बीच में जो है ना काफ़ी डिस्टेंस और बढ़ गया है। इन्हें गरीबों और अमीरों के बीच में जो है ना डिस्टेंस बढ़ गया है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। अब देखिए 229 जो अरबपति है वो चला रहे हैं मुल्क को। जी हाँ, बिल्कुल। वो लोग ही मिलकर देखा जाए तो आप इंडस्ट्रीज वगैरह सब उन्हीं के हाथ में, वो लोग ही चला रहे हैं और वो लोग ही सारे आवाम का इस्तेसाल कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और मेहरबानी से, हमारे पॉलिटिशियंस की मेहरबानी से जी। तो ये जो है ना बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो है ना यहाँ पे ये लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं दिन ब दिन, और गरीब लोग गरीब ही होते जा रहे हैं। और आपको एक बात बताता हूँ कि इसमें साल जो है कम से कम 26 नए अरबपति इस फहरिस्त में शामिल हुए हैं हिंदुस्तान की तरफ से। जी। तो इसका मतलब ये अंदाज़ा लगाइए कि जो जैसा कि आपने कहा है कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए 229 अरबपति हैं और हिंदुस्तान में हालत ये है कि थर्ड पोजीशन पर, जैसा कि मैंने बताया, हिंदुस्तान में हालत ये है कि माँ अपने बच्चों, दूसरे बच्चों को पालने के लिए अपने बच्चों का सौदा कर रही है, छोटे छोटे बच्चों को बेच रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना, गुर्दे बेच दे रहे हैं जो है ना, अपने किडनीज फरोख्त कर दे रहे हैं, बच्चों को बेच दे रहे हैं जो है ना, ऐसे बुरे हालात पाए जाते हैं और इनकी दौलत बेतहाशा रातों रात इजाफा हो जाता है। तो आप बताइए कितनी बदकिस्मती की बात है, कितना एक्सप्लॉयटेशन है गरीब लोगों का, बताइए। अजी डेड बॉडी नहीं ले जा सकते साहब, अगर हॉस्पिटल में अगर डेड बॉडी है, आप देखो ओडिशा में क्या हालात हुए थे कोरोना के वक्त के बेचारा अपनी साइकिल पर रख कर ले गया। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना, और बच्चा पैदा हो रहा है, डेड बॉडीज हैं तो कार्टून में बॉक्स में डाल के लेके जा रहा है, सवारी इनका इंतजाम नहीं है। बच्चा कहाँ पैदा हो रहा है? रोड पे बच्चा पैदा हो रहा है, फुटपाथ पे बच्चा पैदा हो रहा है। ये है महान हिंदुस्तान। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ईद का हिंदुस्तान। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना, और बहुत बड़ी बात है जो है ना, ये कहते हैं कि जो है ना कि हम बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेंगे, तो विश्वगुरु है हम अपने आप को कहते हैं। और ग्राउंड रियलिटी इसकी ये है, यहाँ पे अगर आके देखें तो आप इसकी रियलिटी है, आप देख सकते हैं नमूने कई जो है ना टीवी में आते रहते हैं ऐसे वाक़यात। तो ये जो है ना बहुत ही यानी क्या कह सकते हैं, इंसानियत से गिरी हुई जो है ना बात है ये, कि यहाँ पे इनको हमारे पॉलिटिशियंस को इतना भी एहसास नहीं रहा कि यहाँ पे आम आदमी का क्या हाल हो रहा है। खाना तो दूर की बात है, खाना मिलना उनको,
लेकिन उनके पास ना हेल्थ के लिए कोई पैसे, ना कोई वहाँ पे ट्रीटमेंट सही दिया जाता है, उनको हॉस्पिटल में जाते हैं, इतने बुरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हालात हैं कि मैं बता नहीं सकता। तो यूपी की बात कर रहा हूँ, जहाँ बच्चे मर जाते हैं, वहाँ पे कुछ भी अहमियत नहीं होती, चूहे लोच के खा जाते हैं जो है ना, बहुत अफसोस, कुत्ते खा रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं जो है ना, गैर इंसानियत वहाँ पे हरकत। फिर भी हमारे पास 229 बिलियन यानी अरबपति है, बिलियनर्स है। जी हाँ बिल्कुल, बड़ी अफसोस की बात है। खा रहे हैं जो ये बड़े, इनको भी हम कुत्ते कह सकते हैं ना, पॉलिटिशियन। जी हाँ, अरे रेणुका चौधरी ने कही है ये बात, बिल्कुल जो है ना, कुत्ते बाहर कुत्ता काट रहा है और अंदर लोग पॉलिटिशियंस काट रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल जो है ना, सच कहा है उन्होंने, बेहतरीन डिपिक्शन उन्होंने दिया है कुत्तों का कि भाई कुत्ते 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 तुम हो रहा है, खसलत की बात की है उन्होंने कि बाहर अंदर से पार्लियामेंट में भी कुत्ते भोगते रहते हैं जो है ना, बाहर से कुत्ते में लाइए कुत्ता तो बुरी बात क्या है उसमें जो है ना। जी जी जी, अब भाई वो भी जिंदा जानवर है, वो भी जी 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 जी। और मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिशियंस है, जो करप्टेड पॉलिटिशियंस है, जो मुल्क को धोखा दे रहे हैं, आवाम को मजहबी खुद पर लड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, उन पॉलिटिशियन से वो कुत्ता अच्छा है लाख दर्जे। हाँ बिल्कुल, आप देखेंगे अक्सर आप रिच लोग जो होते हैं उनकी गेट पे लिखा होता है बिवेयर ऑफ डॉग्स बोल के लिखा होता है, मतलब है कि कुत्तों से बचिए। तो मेरे ख्याल से मैं माने उसकी मैं अपोजिट लेना चाहता हूँ, मतलब ये कि बाहर का आदमी कुत्ता नहीं है, अंदर जो बैठा हुआ है वो महल के अंदर वो कुत्ता है, उनसे बिवेयर रहो, उसका मतलब ये है। अच्छा, आम आदमी का नहीं है, आम आदमी बेचारा क्या करेगा, किसको काट खाएगा ये बताइए, उसके पास है क्या किसको खाने के लिए। लेकिन जो अंदर बैठा हुआ है मेरे ख्याल से कुत्ता उन्हें है दरअसल, उससे बिवेयर रहो बोल के उसका मतलब ये है मेरे पास। जी जी, और वैसे भी कुत्ते रहने के लिए कुत्तों की तरह दिखाई देना नहीं है, तो खसलत भी आगे तो कुत्ता हो जाता है, ये हो जाता है बिल्कुल जी। और अच्छा जैसा मैं तो इसलिए एक वर्ड कॉइनिंग ऑफ वर्ड जो होते हैं, एक टर्म इस्तेमाल करता हूँ, वो टर्म ये है सिद्दीक साहब, और बबांग दहल करता हूँ, किसी से डरता नहीं मैं, क्योंकि बहैसियत हिंदुस्तानी, बहैसियत आप एक हिंदुस्तानी शहरी के आपको पूरा हक है, बहैसियत सहाफ़ी के आपका ये फर्ज बनता है कि आप पूरी दयानतदारी के साथ अपना किरदार अदा करें, माशरे को आईना दिखाएं, आपका ये फर्ज बनता है। तो मैं इसलिए कम्युनल डॉग्स कहता हूं कि इन कम्युनल डॉग्स ने यानी फिरका परस्त कुत्तों ने मजहब के नाम पर हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। हालांकि देखा जाए तो आप जानवर में कुछ अच्छी खसलतें भी पाई जाती है, बिल्कुल वफादारी पाई जाती है, पैसों में पहले लॉयल्टी उनमें होती है, लेकिन इंसानों में ये खत्म होगी जाना, यानी वो कुत्ते से भी ये लोग गिर गए, ये कुत्ते नुमा इंसान है, ये नुमा इंसान है बिल्कुल जो है ना, और उनका कांटे का कोई इलाज भी नहीं। और मैं समझता हूँ कि बाज़ वक्त मुझे भी अफसोस भी होता है, मैं इनको कम्युनल डॉग्स कहता हूँ, और ये पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जो फिर सिर्फ अच्छे पॉलिटिशियंस को छोड़ के बात कर रहा हूँ मैं, जो गंदे पॉलिटिशियंस होते हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने इख्तिदार से दिलचस्पी होती है, अपनी हुकूमत से दिलचस्पी होती है, अपने दौलत से दिलचस्पी होती है, अपने औलाद से दिलचस्पी होती है, उनके बारे में ये कहता हूं मैं कि इनको कुत्तों के साथ यानी कंपेयर करना भी मैं कुत्ते की तौहीन होंगी समझता हूं मैं। तो कंपेयर क्या, मेरे ख्याल से अगर पिंजरे में एक साथ रख दे तो शायद कुछ कुत्ते की अच्छी खसलतें लोग सीख लेंगे, कुत्ते के साथ लेके जाना। वैसे भी इनको वैसे आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, और मैं समझता हूं कि अगर आवाम इनकलाब बर्पा कर दे तो फिर इस तरह के जो कम्युनल डॉग्स है वो पिंजरे में आ जाएंगे। जी बिल्कुल जाना, उनको बंद कर देना चाहिए, कुत्ते यानी उन कुत्ते की जगह वो ले लेंगे जाना, ये खसलतें उनमें पाई जाती है। जी हाँ। तो बहरहाल नाज़रीन, कुत्तों से ख़बरदार रहिए, ये तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि कुत्ते वफ़ादार भी होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल जो जिस अंदाज में यानी रंग में आते हैं कुत्ते, वो तो डेंजर होते हैं। जी बहुत ही ख़तरनाक होते हैं जो है ना, क्योंकि अगर कुत्ते में भी अगर सियासत आ जाए तो आप बताइए उसकी क्या हो जाएगा, अंदाज़ा लगाइए जो है ना पूरा। जी। अगर वो काट ले तो फिर एंटी रेबीज का उसका इंजेक्शन भी नहीं मिलेगा आपको। जी नहीं, लेकिन अब एक मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में एक ख़ास तौर पर कम्युनल जो फोर्सेस है, कम्युनल जो डॉग्स हैं, इन कम्युनल या फिर ख़परस्त कुत्तों के लिए भी एक टीका ईजाद करना चाहिए। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि मोहब्बत की यानी नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान वो खोल रहे हैं, तो इस तरह टीके भी ईजाद करना बहुत ज़रूरी है, खास तौर पे ये जहर को ज़ायल करने कौमी यकजहती का टीका हो सकता है, बिल्कुल नेशनल इंटीग्रेशन का टीका हो सकता है, वो तैयार करना चाहिए और इनको लगाना चाहिए, उसी तरह लगाना चाहिए जिस तरह अंग्रेज़ों के ज़माने में जब ये जो फ़िरक़ापरस्त उस वक्त के दरिंदे थे यानी कम्युनल डॉग्स है, जिस अंदाज में उन्होंने खुद को जद्दोजहद आज़ादी से दूर रखा था, उनका भी इलाज नेशनल इंटीग्रेशन के ज़रिए किया गया था और उसी वजह से उनके अज़ाइम नाकाम हो गए थे। जी हाँ बिल्कुल जो है ना, कोवैक्सीन जो इजाद हुआ था ना, वैसे वैक्सीन जो है ना इजाद करना चाहिए, जिसके तरफ से जो है इनको इनकी जो है ना जो इन्हें क्या बोलते हैं वैश्यानापन को जो है ना कंट्रोल किया जा सके इनकी जो है ना। जी वो जो है ना ज़रूरी है इनके लिए। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि मशरिक़ वस्ता से है, और मशरिक़ वस्ता की जो खबरें आ रही हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अली लारीजानी जो नेशनल सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं, सरबराह हैं, उनके बारे में ईरानी वज़ीर दिफा ने यह दावा किया है कि हमने उन्हें शहीद कर दिया है। साथ ही उन्होंने बासीज जो है उस यूनिट के जो कमांडर है ग़ुलाम
रज़ा सलमानी, उन्हें भी शहीद करने का दावा किया है। लेकिन आपको बता दूं कि मीडिया जो है, सरकारी मीडिया ईरान का या फिर नीम सरकारी मीडिया ईरान का या फिर ईरानी हुकूमत या फौजी तर्जुमान के जानिब से कोई तौसीक़ इसकी नहीं हो सकी है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ईरान भी नेतन्याहू के पीछे पड़ा हुआ है, और मैं समझता हूँ कि अगर नेतन्याहू ईरान के हाथों हलाक हो जाता है तो ये जंग फौरी बंद हो जाएगी। और उधर भी मैं समझता हूँ कि अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप का काम तमाम कर दिया जाएगा, कोई सरफिरा आगे बढ़कर। जी हाँ, बिल्कुल जाना हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि ये दो अशखास हैं जिन्होंने सारी दुनिया को जो है ना यरगमाल बना लिया साहब, पूरा अलगम बना के जो है ना अपनी जैसी चाहिए वरकत ऐसी पॉलिसी कर रहे हैं लोग जो है ना, इतनी सफरिंग, इतनी तकलीफ में मुब्तला कर दिया है सारे लोगों के लोग जो है ना, कोई कंट्री को नहीं बख्श रहे हैं लोग जो है ना। उधर ट्रंप है, इधर इधर मिडल ईस्ट को इन्हें जो है ना खाया जा रहा है, उधर ट्रंप जो है ना अदर कंट्रीज़ पे बैठा है नज़र लगाए हुए, इसको कब्जा कर लेता हूँ, उसको ले लेता हूँ, ये टैरिफ का करता हूँ, ये करता हूँ। इन्हें आए जब से आप देखेंगे कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ वो नहीं किया है, वो प्रेसिडेंट बने जब से, इन्हें दुनिया में जो अमन सुकून से बैठ सके लोग, ये हरकत कभी भी नहीं किया, कोई ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट नहीं किया है जब से। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख़ैर इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।